बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं इफ़ेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स इन SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे पास वो ये है कि बेसिसिटी क्या होती है और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है। बेसिसिटी को सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि अट्रैक्शन टूवर्ड्स प्रोटॉन। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल की अट्रैक्शन जो है टूवर्ड्स प्रोटॉन कहलाती है बेसिसिटी, और न्यूक्लियोफाइल की अट्रैक्शन टूवर्ड्स द कंपाउंड्स या अदर ग्रुप्स अदर देन हाइड्रोजन एटम या अदर देन प्रोटॉन, वो कार्बोनाइल ग्रुप भी हो सकता है, वो जो है सिंपल कार्बन एटम भी हो सकता है, वो कोई और ग्रुप भी हो सकता है, कोई भी और ग्रुप होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट कर रहा होगा किसी और ग्रुप को अदर देन हाइड्रोजन, तो हम उसको कहेंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिसिटी है। ठीक है, तो ये दो टर्म्स जो है वो क्लियर हो गई होंगी आपको। न्यूक्लियोफाइल अगर हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो वो बेसिसिटी कहलाएगी, और अगर वो किसी प्रोटॉन के अलावा किसी ग्रुप को अट्रैक्ट कर रहा होगा तो वो न्यूक्लियोफिलिसिटी कहलाएगी। बेसिसिटी इज न्यूक्लियोफिलिसिटी टुवर्ड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी टुवर्ड्स द कार्बोनाइल ग्रुप पैरेलल बेसिसिटी ऑलमोस्ट एग्जैक्टली। ये लाइन जो है आप इसकी जगह पर, जैसे मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस बताई हैं बेसिसिटी की और न्यूक्लियोफिलिसिटी की, वो कर लें। और साथ में आप ये लिख सकते हैं कि बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये दोनों पैरेलल होती हैं उस केस में जब न्यूक्लियोफाइल्स हमारे पास सेम हो। न्यूक्लियोफाइल्स सेम का क्या मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऑक्सीजन ही हो, ऑक्सीजन के साथ कोई और ग्रुप लगाओ, आइदर दैट इज़ हाइड्रोजन, फिनाइल, एसीटोन, एसीटेट हो गया, या टोसाइल ग्रुप हो गया, या कोई भी और ग्रुप लगाओ। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल क्या है, इसमें ऑक्सीजन ही है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी जो है ये पैरेलल मूव करती है, यानी कि बेसिसिटी भी ज़्यादा होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा होती है। बेसिसिटी अगर कम होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि एटम दैट इज फॉर्मिंग द न्यू बॉन्ड टू कार्बन इज सेम ओवर अ रेंज ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन। अब इसमें आप ये इसको इस तरह से समझेंगे कि हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के न्यूक्लियोफाइल्स की, ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स की जिनमें ऑक्सीजन का एटम जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर रहा है और उनके साथ कोई ना कोई ग्रुप लगा है। जैसे OH नेगेटिव हो गया, इसमें हमारे पास H ग्रुप लगा है O के साथ, इसमें हमारे पास फिनाइल लगा है, इसमें हमारे पास जो है वो एसिटाइल लगा है, इसमें हमारे पास टोसाइल लगा है। ठीक है ना, तो ये सारे कहलाएंगे ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल्स या न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग ऑक्सीजन। ठीक, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स, इनमें हमें पता है कि जो नया बॉन्ड बनेगा ना कार्बन के साथ, वो ऑक्सीजन का ही होगा। ठीक है ना, तो क्या पता लग रहा है, क्योंकि सब में न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऑक्सीजन है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो एटम दैट इज फॉर्मिंग द न्यू बॉन्ड टू कार्बन इज सेम ओवर अ रेंज ऑफ न्यूक्लियोफाइल कंटेनिंग ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो क्या होगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ही बनेगा नया, तो ये सेम ही चीज़ है कि सब में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ही बनेगा, चाहे आप जो है वो ACO नेगेटिव यूज़ कर लें, या TSO नेगेटिव यूज़ कर लें, या फिर फिनाइल ऑक्साइड यूज़ कर लें, या फिर हाइड्रोक्साइल आयन यूज़ कर लें। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद है न्यूक्लियोफाइल्स, हाइड्रोक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, और ये सब बाकी जो है ये न्यूक्लियोफिलिसिटी डज पैरेलल बेसिसिटी। ये वही बात ही होगी जो मैंने आपको पहले बताई कि बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो पैरेलल मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि इन सब में न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऑक्सीजन ही है। ठीक है, ये सब ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफाइल्स हैं। फिर नेक्स्ट क्या है कि एनायंस ऑफ वीकेस्ट एसिड्स आर द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल्स। इसका क्या मतलब है कि जब वीक एसिड होता है ना, आपने पढ़ा होगा कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का, जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें हमने बात की थी कि जब एसिड वी जो चीज़ वीक होती है ना, वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट चीज़ प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल, अगर एसिड जो है वो वीक है तो वो जो कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रॉन्ग होगी, जबकि अगर बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो वो जो कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस करेगी वो वीक होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जब वीक एसिड्स होते हैं ना, वो उनके जो एनाइंस होते हैं, यानी उनकी जो कॉन्जुगेट बेसिस होती हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर की जो कॉन्जुगेट बेस होती है वो क्या होगा, वाटर में से हाइड्रोजन निकाल दें तो पीछे कॉन्जुगेट बेस बन जाती है OH नेगेटिव। OH नेगेटिव का हमें पता है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, तो ये एक एग्जांपल हो गई इस बात की जो प्रूव कर रही है कि वीक एसिड्स के जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं या बेस्ट होते हैं। फिर है ऑर्डर फॉर द न्यूक्लियोफाइल्स। अब जो हम पीछे ऊपर पढ़ रहे थे ऑक्सीजन के न्यूक्लियोफाइल्स, उनका ऑर्डर बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है वो हाइड्रोक्साइड आयन है, उसके बाद फेनॉक्साइड आयन है, उसके बाद जो है वो ACO है, उसके बाद एंड में टोसाइल वाला ऑक्सीजन यानी TSO। ठीक हो गया, तो ये इनका ऑर्डर बता दिया गया है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि रेट ऑफ अटैक ऑफ वेरियस न्यूक्लियोफाइल्स ऑन मिथाइल ब्रोमाइड इन इथाइल ऑक्साइड
इथाइल अल्कोहल सॉरी, रिलेटिव टू द रेट रिएक्शन विथ वाटर। ये ना आपको बता रहा है कि हम लोग नेक्स्ट जो टेबल पढ़ने जा रहे हैं ना, जिसमें हम बात करेंगे ऐसे रिएक्शन की जिसमें मिथाइल ब्रोमाइड के साथ डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स रिएक्ट कर रहे होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। तो ऐसा एक रिएक्शन होगा, उसमें हम देखेंगे कि रिएक्शन रेट्स क्या हैं। तो इस रिएक्शन रेट्स में आपको ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो हमने यहाँ पर ऑर्डर लिखा है ये इसी तरह से ही मूव करता है। रिएक्शन रेट आप देख के ये चीज़ जो है वो कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि रिएक्शन रेट सबसे ज़्यादा जो है इसका होगा और सबसे कम जो है वो इस वाले का होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें जो है ना हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स की, उनकी पीकेए वैल्यूज़ की और उनके रिलेटिव रेट की। इससे पहले कि हम इस टेबल के ऊपर जाएं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है ना, इसको चेक करने के लिए हम कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। या आप कह सकते हो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिनमें क्या चीज़ आ जाती है, हम पीकेए वैल्यू से जज कर सकते हैं, और उसके अलावा हम साइज़ ऑफ आयन से जज कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी। उसके अलावा हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स, या जो हम कह सकते हैं कि वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो लॉन पेयर होते हैं, यानी जो फ्री पड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनकी एनर्जी को जज करते हैं। या फिर हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो 4 फैक्टर्स हो गए: पीकेए वैल्यू, साइज ऑफ आयन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। इन 4 एलिमेंट्स को, इन 4 फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं जब भी हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं। इस टेबल में आपको नज़र आ रहा है, हमने सिर्फ और सिर्फ पीकेए वैल्यू को कंसीडर करते हुए बताया है कि सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियोफाइल अच्छा है वो हाइड्रोक्साइड आयन है। हमने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि ये जो हम जो है ना सिर्फ और सिर्फ पीकेए वैल्यू से जज कर सकते हैं उस सूरत में जब न्यूक्लियोफाइल सेम हो। इन सब में न्यूक्लियोफाइल जो है ऑक्सीजन है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल सब में ऑक्सीजन है, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ पीकेए वैल्यू देख के ही जज कर सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है और कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक हो गया। तो इसमें हम लोग पीके वैल्यू देखेंगे, और अगर कोई ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स आ जाते हैं हमारे पास जिनमें सेम ना हो, ठीक है, जैसे हेलोजन की सीरीज़ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप लोग देखेंगे आगे। उसके अलावा फिनाइल सल्फाइड और फिनाइल ऑक्साइड है जिसमें न्यूक्लियोफाइल सेम नहीं है। फिनाइल तो सेम है, फिनाइल का सेम होना ना होना हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, आपने न्यूक्लियोफाइल को देखना है कि फिनाइल ऑक्साइड है और फिनाइल सल्फाइड है, उनमें सल्फाइड और ऑक्सीजन जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल सेम नहीं है तो फिर हम बाकी फैक्टर्स को भी देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ पीकेए वैल्यू को नहीं देखेंगे। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल सेम था इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ पीकेए वैल्यू को देख रहे हैं। पीकेए वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है 15.7, जो कि है हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन की, और रिलेटिव रेट भी सबसे ज़्यादा इसी का है, ठीक। रिलेटिव रेट हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इसको वाटर से कंपेयर कर रहे हैं। वाटर का रेट जो होता है वो 1 होता है, और हम उसको कंपेयर कर रहे हैं बाकी सब चीज़ों, बाकी सब न्यूक्लियोफाइल्स के रेट के साथ। तो ये हमारे पास रेट्स आ जाएंगे जिनमें सबसे ज़्यादा रेट जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन का, और सबसे कम जो है वो ClO4 नेगेटिव का है। ठीक हो गया, जो है 0। तो ये 2 वैल्यूज़ आपको आनी चाहिए, बाकी की खैर है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि एटम्स दैट आर फॉर्मिंग द न्यू बॉन्ड टू कार्बन आर नॉट द सेम ओवर द रेंज ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। अब वहाँ पर उन्होंने न्यूक्लियोफाइल्स के आगे लिखा था ऑक्सीजन, ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि सेम होगा। वहाँ पे उनका कहने का मतलब ये था कि जब न्यूक्लियोफाइल सेम होगा, फॉर एग्जांपल अगर सब न्यूक्लियोफाइल्स के अंदर ऑक्सीजन आ रहा है तब तो एटम सेम फॉर्म होगा, ठीक है। मतलब कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ही बन रहा था वहाँ पर, चाहे हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल यूज़ करते। लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल्स डिफरेंट होंगे, जब न्यूक्लियोफाइल्स की एक रेंज हमारे पास प्रेजेंट होगी, जब न्यूक्लियोफाइल्स की एक वैरायटी हमारे पास प्रेजेंट होगी, तब फिर सेम बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों? अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फिनाइल सल्फाइड और फिनाइल ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो इसमें आप खुद देख सकते हो कि अगर ये वाला यूज़ करेंगे तो कार्बन और सल्फर का बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और अगर ये वाला यूज़ करेंगे हम न्यूक्लियोफाइल तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब है कि बॉन्ड सेम नहीं बन रहा, बॉन्ड जो है वो डिफरेंट फॉर्म होगा। उसके बाद है कि RS नेगेटिव इज़ अ बेटर न्यूक्लियोफाइल फॉर सेचुरेटेड कार्बन एटम देन RO, जबकि RO जो है वो ज़्यादा बेसिक है देन RS। अब वो जो बात हमने पीछे की थी ना कि बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो पैरेलल मूव करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ सेम न्यूक्लियोफाइल्स के लिए है। यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो डिफरेंट हो गए तो यहाँ पर वो ट्रेंड या वो चीज़ जो है अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पर क्या हुआ कि RO जो था, ये RO जो था ये ज़्यादा बेसिक है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन क्यों बेसिक का क्या मतलब है? ये हाइड्रोजन को तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र कम है। तो ये RO जो है ये मोर बेसिक लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा, जबकि RS जो है ये लेस बेसिक और मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा, ठीक है। दोबारा सुन लें, RO जो है वो मोर बेसिक है, बेसिसिटी इसकी ज़्यादा है, जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी कम है। जबकि अगर हम बात करें RS की तो ये बेसिक कम है लेकिन इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू RO।
अब उसकी ये चीज़ जो है प्रूफ इस चीज़ से भी हो रही है कि अगर हम इनकी पीकेए वैल्यूज़ देख लें यहाँ पर, तो पीकेए वैल्यू जो है उसकी फिनाइल सल्फाइड की जो है वो 6.4 है और जो है रिलेटिव रेट उसका ज़्यादा है। अब आप लोग सोच सकते हैं यहाँ पर तो इसकी पीकेए वैल्यू कम आई है, तो जिसकी पीकेए वैल्यू कम है वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा कैसे हो गया, उसका रेट ज़्यादा कैसे हो गया? तो यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि बाकी फैक्टर्स भी अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, तो जो ग्रुप में नीचे एलिमेंट होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर आप इसकी सीरीज़ देखें तो होती है ऑक्सीजन, सल्फ़र, Fe और एंड में होता है Te, ठीक है। तो ऑक्सीजन के नीचे है सल्फ़र, ठीक। तो जो पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, तो यहाँ पर नीचे जैसे जैसे आएंगे ना, वैसे वैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज़ हो रही है। इसीलिए हमने कहा कि सल्फाइड जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है ऑक्सीजन से, ये हमने पहले लेक्चर में भी बात की थी। अब हमारे पास एक एग्जांपल उन्होंने दिखाई है एक रिएक्शन की, ये समझेंगे ना तो आपको अच्छी समझ आ जाएगी। थायोल एसीटेट उन्होंने ले लिया है। थायोल एसीटेट जो है ना आयन, वो रिएक्ट कर रहा है एक अल्काइल हैलाइड से थ्रू सल्फर और थ्रू ऑक्सीजन। अब उन्होंने कहा आप पे छोड़ दिया हमने, दोनों चीज़ें हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। थायोल एसीटेट के अंदर आपके पास सल्फ़र भी है और ऑक्सीजन भी है। अब जब रिएक्शन होगा ना अल्काइल हैलाइड का, तो वो सल्फ़र से भी रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करेगा। अब आप ये जज करें कि वो सल्फ़र से ज़्यादा अच्छा रिएक्शन देगा या फिर ऑक्सीजन से, ठीक है। अब हम करवा के देखते हैं, सल्फ़र के साथ भी करवाते हैं और ऑक्सीजन के साथ भी करवाते हैं। उससे पहले आप लोग देख लो कि डीलोकलाइजेशन किस तरह से होती है थायोल एसीटेट में, कि डबल बॉन्ड कभी जो है वो सल्फ़र की तरफ मूव करेगा तो जो है ऑक्सीजन पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, और जब जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा तो सल्फ़र पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। इस तरह से डीलोकलाइजेशन होगी। अब रिएक्शन किस तरह से होगा, जब हमने सल्फ़र के साथ पहले रिएक्शन करके देखते हैं तो सल्फ़र पर नेगेटिव का साइन है, इसने जो है वो रिएक्ट किया है अल्काइल हैलाइड के साथ। जब इसने अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट किया तो इसने ब्रोमीन को रिमूव कराया और साथ में खुद अटैच हो गया। इस तरह से हमारे पास थायोल एस्टर की फॉर्मेशन हुई, और रिएक्शन जो था वो SN2 था। क्यों SN2 था? क्योंकि सेम टाइम पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और सेम टाइम पर लीविंग ग्रुप जो है वो लीव हुआ एक ही स्टेप में। अब यहाँ तक रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, आपने ऑब्जर्व कर लिया, ये बन गया थायोल एस्टर। नेक्स्ट रिएक्शन जो है ना ये वाला, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने रेजोनेंस की दूसरी वाली साइड दिखाई है, यानी कि डीलोकलाइजेशन की दूसरी साइड दिखाई है, जिसमें क्या है ऑक्सीजन पर नेगेटिव का साइन है। जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा ना और ब्रोमीन लीव करेगा, तो रिएक्शन तो इस तरह से देना चाहिए उसको कि थायोनो एस्टर बनना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं ना, तो थायोनो एस्टर नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ऑक्सीजन इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र। सल्फ़र जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा रखता है, या सल्फ़र जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या होगा कि सल्फ़र इसके साथ जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगा। तो जो ऑक्सीजन वाला रिएक्शन है ना, ये आप ऑब्जर्व कर ही नहीं सकेंगे, ठीक। तो यहाँ से ये बात हमने प्रूव कर दी कि सल्फ़र इज़ मोर रिएक्टिव दैन ऑक्सीजन। और ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फर इज़ अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन इज़ ऑक्सीजन फॉर सैचुरेटेड कार्बन। ये वही बात जो हमने पीछे की है, वही उसको ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सल्फर जो है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट है 2 मेन फैक्टर्स कंट्रोलिंग बायोमोलिकुलर रिएक्शन। बायोमोलिकुलर रिएक्शन हम SN2 रिएक्शंस को ही कह रहे हैं, जिनमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। अटैकिंग ग्रुप भी होता है उसमें, और जो है हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है या जो रिएक्टेंट होता है वो भी मौजूद होता है। तो दो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, इसलिए हमने इसको कहा कि ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन होता है। इसका ऑर्डर होता है 2। अब 2 फैक्टर्स है जो कंट्रोल कर रहे हैं इसको। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और दूसरा है होमो और ल्यूमो की इंट्रैक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का क्या मतलब है? पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करना विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं कोई किसी भी रिएक्शन के अंदर जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। एक तो ये बताती है, मेन फैक्टर ये है, और दूसरा क्या है कि होमो और ल्यूमो की अट्रैक्शन। होमो और ल्यूमो जो होता है ना, इनकी इंट्रैक्शन क्या होती है, और होमो किसके पास जाएगा और ल्यूमो किसके पास होगा, ये चीज़ मुझे ना थोड़ी सी कन्फ्यूज़ कर रही थी। फिर अब मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी ट्रिक इसमें बनाई है कि न्यूक्लियोफाइल में हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की कैपेसिटी होती है, ऐसा ही होता है। और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, ये इलेक्ट्रॉन लवर होता है, ये चाहता है मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लूँ, ऐसे ही होता है। अब होमो असाइन क्यों है न्यूक्लियोफाइल को? होमो हम क्यों कह रहे हैं कि होमो जो है वो न्यूक्लियोफाइल में है? क्योंकि हाईएस्ट ऑक्युपाइड HO, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी ऑक्युपाइड हुए में है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि न्यूक्लियोफाइल है। होमो जो है वो न्यूक्लियोफाइल में है और ल्यूमो जो है वो इलेक्ट्रोफाइल में। क्यों? लोएस्ट अनऑक्युपाइड, इलेक्ट्रोफाइल के पास नहीं है ना इलेक्ट्रॉन्स, तो इस तरह से आप लोगों ने याद रखना है कि लूमो जो है वो इलेक्ट्रोफाइल को
इलेक्ट्रोफाइल के साथ लिखना है आपने। उसके बाद दोबारा वही बात ही की हुई है कि रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल विद प्रोटॉन एंड विद कार्बोनाइल ग्रुप्स आर हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड होमोलोमो इंटरेक्शंस। ठीक हो गया। उसके बाद है कार्बोनाइल ग्रुप हैज़ अ सब्सटेंशियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम कम फ्रॉम द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सी डबल बॉन्ड ओ पाई बॉन्ड। इसमें उन्होंने कहा है कि कार्बोनाइल ग्रुप की अगर हम बात करें, कार्बोनाइल होता है ना सी डबल बॉन्ड ओ, तो इसमें क्या है कि पाई बॉन्ड भी है। तो उन्होंने कहा है कि जो पाई बॉन्ड है ना, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो हुई है ना इलेक्ट्रॉन्स की, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो क्या होगा, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव। तो इसमें उन्होंने ये बात बताई कि कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर क्या होता है, सब्सटेंशियल पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन एटम पे, और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव होता है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो शेयर हुए हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, वो इस तरह से इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उनकी, बल्कि वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा है, इस तरफ ज़्यादा है, ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हुए हुए। फिर हमारे पास है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज़ अनइम्पॉर्टेंट इन एसन टू, अनइम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं कि होमोल्यूमो इंट्रैक्शंस जो है ये ज़्यादा मैटर करती हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बोनाइल ग्रुप एडेड इन टू लो एनर्जी पी स्टार ऑर्बिटल। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनाइल ग्रुप पे, और जब कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करेगा ना, तो इसके पास जो डबल बॉन्ड है ना, ये पी ऑर्बिटल में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन अगर वो सैचुरेटेड पे अटैक करता है ना, फिर इसमें एस ऑर्बिटल पे जाएंगे, एस स्टार ऑर्बिटल पे। इसके अंदर पोलराइजेशन बहुत कम है, क्योंकि ये लीनियर है मॉलिक्यूल, इसमें पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। जबकि यहाँ पर अगर आप देखो ऑक्सीजन और कार्बन के दरम्यान में यहाँ पर पोलराइजेशन ज़्यादा है। ठीक है ना, तो कंसिडरेबल पोलराइजेशन होती है कार्बोनाइल ग्रुप में। और ये होमोल्यूमो वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकती है। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले ये समझना है कि हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे थे अभी। हम बात कर रहे थे कार्बोनाइल ग्रुप की और सिंपल अल्काइल हैलाइड की। ठीक है, अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे थे, कार्बोनाइल ग्रुप की बात कर रहे थे, साथ में हम ऑक्सीजन और सल्फर को कंपेयर कर रहे थे कि कौन सा ज़्यादा बेटर तौर पे रिएक्शन देगा। इसमें हमारे पास एग्जांपल है, ये जो है ना, ये वाला, ये सिग्मा स्टार और सिग्मा, ये दोनों जो हैं ये रिलेट कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड से। मतलब कि ये हमने अल्काइल हैलाइड के शो कराए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एनर्जी लेवल्स हमने उसके शो कराए हैं अल्काइल हैलाइड के। और ये जो इस साइड पर है ना, ये वाला पाई स्टार और पाई, क्यों हम सिग्मा सिग्मा ऑर्बिटल जो है अल्काइल हैलाइड, क्योंकि ये प्राइमरी है, इसका ऑर्बिटल एस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जाने हैं। ठीक है ना, और इसका ऑर्बिटल जो है वो पी है, पी ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पाई और पाई स्टार होगा यहाँ पे। ठीक है, एक दो चीज़ें ये हो गई कि जो लेफ्ट साइड है इस पर हमारे पास जो है अल्काइल हैलाइड के हैं, और इस तरफ हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप के हैं। दो बातें हो गई। अब ये जो ये नज़र आ रहा है ना आपको, 2sp3 लॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन, लॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन है यहाँ पर, और यहाँ पर है लॉन पेयर ऑन सल्फर। ये ऊपर क्यों है, क्योंकि ये 3sp3 है, और ये जो है 2sp3 है, और ये जो ये है ना, ये 1sp3 है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि कौन अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली डोनेट कर पाता है। अब हमने पहले ना ऑक्सीजन को देखते हैं, ये ऑक्सीजन है ना यहाँ नीचे, इसको देखते हैं पहले। ऑक्सीजन जो है वो इजीली पाई स्टार में डालें ना इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर पाई स्टार में इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। ये जो आपको स्ट्रॉन्ग एरो नज़र आ रहे हैं ना, जैसे मैंने ये लगाया है, डॉटेड नहीं हो, जो सॉलिड एरोज़ हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, यानी कि इजीली जो है वो चला जाएगा इसमें। तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो इजीली डोनेट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पर। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन को अगर हम देखें कि वो सिग्मा स्टार में डालता है या नहीं, तो सिग्मा स्टार में अगर आप लोग देखें यहाँ पर डॉटेड लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है यहाँ पर वीक इंटरेक्शंस है। वीक इंटरेक्शंस क्यों हैं, क्योंकि इससे बहुत दूर है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इतनी ऊपर तक वो नहीं लेके जा सकता ऑक्सीजन, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इतनी दूर तक नहीं फॉरवर्ड कर सकता, नहीं जो है वो डोनेट कर सकता या नहीं शेयर कर सकता। फिर अगर हम सल्फ़र को देखें, सल्फ़र जो है ना, इससे थोड़ा ऊंचा है, ऑक्सीजन से हायर इन एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि वो 3sp3 ऑर्बिटल है। तो 3sp3 लॉन पेयर देख रहे हैं हम सल्फ़र के ऊपर जो है, ये इसके बहुत करीब है, ये बहुत इजीली इसमें डाल देंगे इलेक्ट्रॉन्स पाई स्टार में। इसी तरह ऑक्सीजन की निस्बत सल्फ़र तो काफ़ी ऊंचा है और इसके काफ़ी करीब है, तो ये सिग्मा स्टार में भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। तो इससे हमने क्या चीज़ अखज़ की, क्या चीज़ हमने कंक्लूजन निकाला इसका, कि ऑक्सीजन जो है वो अपने लॉन पेयर डोनेट करेगा पाई स्टार में ईजीली, और सल्फ़र भी ईजीली पाई स्टार में कर देगा। लेकिन सिग्मा स्टार में, सिंपल अल्काइल हैलाइड में, रिएक्शन जो है वो सल्फ़र ज़्यादा बेहतर दे रहा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की इंटरेक्शंस वीक हैं। ऑक्सीजन का जो
कह सकते हैं एनर्जी जो है वो कम है और सिग्मा स्टार की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत अप है, ठीक है। तो आसान नहीं है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो इसीलिए यही चीज़ हमारे पास आगे एक्सप्लेन हुई है कि एनर्जी हाई एनर्जी 3sp3 लॉन पर इलेक्ट्रॉन्स ऑन सल्फर ओवरलैप बेटर। जो सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स हैं ना ये वाले, ये ओवरलैप कर सकते हैं बेहतर तौर पर एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। फिर है वाई विद द हाई एनर्जी एस स्टार ऑर्बिटल ऑफ सी एक्स बॉन्ड देन डू द लोअर एनर्जी 2sp3 लॉन पर इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन। ये उन्होंने यही कहा है कि ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो 2sp3 थे और सल्फ़र के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो 3sp3 थे। तो सल्फ़र के इलेक्ट्रॉन्स बेहतर ओवरलैप करेंगे एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन दैट आर इन 2sp3 ऑर्बिटल। ठीक हो गया। फिर है हायर एनर्जी ऑफ सल्फ़र इलेक्ट्रॉन क्लोजर इन एनर्जी टू सी एक्स ऑर्बिटल, सी एक्स स्टार ऑर्बिटल, एस स्टार ऑर्बिटल। बोथ एलिमेंट्स ओवरलैप वेल विद द लोअर एनर्जी पी ऑर्बिटल। उन्होंने कहा पी स्टार के साथ तो दोनों ही अच्छा ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन जो एस स्टार था उसके साथ बेहतर ओवरलैप कर रहा है सल्फ़र। न्यूक्लियोफाइल्स फ्रॉम लोअर डाउन द पीरियोडिक टेबल आर मोर इफेक्टिव इन SN2 रिएक्शन देन टॉप फ्यूरोज। उन्होंने कहा है कि जो नीचे है ना पीरियोडिक टेबल में वो अच्छे इफेक्टिव होते हैं। अब आप देखें कि नीचे का क्या मतलब है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ऑक्सीजन होता है, फिर उसके नीचे सल्फ़र होता है, फिर उसके नीचे सेलेनियम होता है। तो सल्फ़र जो है वो ऑक्सीजन के नीचे है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है SN2 रिएक्शंस में, ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। फिर है न्यूक्लियोफिलिक पावर टुवर्ड्स सैचुरेटेड कार्बन एटम। अब इसमें देखें जो नीचे है ना सबसे ज़्यादा ग्रुप में, उसके पास सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा है ये सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इनमें सबसे ज़्यादा जो है रिएक्टिव जो न्यूक्लियोफिलिक जो है वो आयोडीन है और सबसे कम जो है वो फ्लोरीन है। इसी तरह पीरियोडिक टेबल में ऊपर होता है ऑक्सीजन, फिर सल्फ़र, फिर सेलेनियम। तो यहाँ पर जो है ये वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। इसी तरह अगर आप फास्फोरस और नाइट्रोजन वाला ग्रुप देखें, ये होता है NPASSB, ठीक है ना। ये इस तरह से ग्रुप होता है लंबा। नाइट्रोजन है, उसके नीचे फास्फोरस है, फिर AS और SB। तो ये इनमें से जो है वो नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, तो नीचे वाला ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो इनका फास्फोरस ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, फिर नाइट्रोजन है। ठीक। तो होप सो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो अच्छी तरह से समझ में आ गया कि मैं आपको क्या डिलीवर करना चाह रही हूँ, क्या बात बताना चाह रही हूँ। फिर है न्यूक्लियोफाइल इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, उन्होंने फिर से उसका वही वाला रिएक्शन जो हम पहले करके आए हैं ना, वो मिथाइल ब्रोमाइड जो है वो डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। ये वही रिएक्शन है, ये रेट बताए गए हैं कुछ, इनमें से आप कुछ याद कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट, जैसे आयोडीन का हो गया, हमारे पास वाटर का हो गया, फ्लोरीन का हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद कर लेंगे। ठीक है। और फिनाइल सल्फाइड का जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो ये भी आप याद कर लेंगे। तो आज का लेक्चर ये यहीं तक ही था। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियोफाइल्स एंड लिविंग ग्रुप्स। वी विल कंपेयर दैम कि न्यूक्लियोफाइल भी है, लिविंग ग्रुप भी है, रिएक्शन किस तरह से मूव करेगा, न्यूक्लियोफाइल लीव करेगा या लिविंग ग्रुप लीव करेगा, मतलब क्या सीन होता है उसका, उसके बारे में बात करेंगे। तो होप्स आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।